गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि मॉल की अवधारणा क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और एक एक जो इसका टॉपिक है ना, इसके जैसे यौगिक को लेके, तत्व को लेके या गैस को लेके किस प्रकार से अलग अलग टर्म में मॉल की डेफिनेशन चेंज होती है, वो आज हमको सीखना है। साथ के साथ हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से मॉल निकालते हैं, अणुभार किस प्रकार से निकाला जाता है, या फिर किसी यौगिक में अणुओं की संख्या, किसी तत्व में परमाणुओं की संख्या, वो सब हम कैसे निकालते हैं, वो इस वीडियो में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं एक एक चीज की। सबसे पहले मोल की ही बात कर लेते हैं, जो दिया गया है मोल। ठीक है, मोल का मतलब क्या होता है, किसे मोल बोलते हैं? देखिए, मोल का मतलब होता है एक डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल। डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल यानी किसी भी पदार्थ में, ऐसे समझिए, किसी भी पदार्थ में एक निश्चित अणुओं की, परमाणुओं की, आयनों की, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी दे रखा है, उसकी संख्या को हम लोग मोल बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं? देखो, अगर कोई पदार्थ है, ऐसे समझिए, अगर कोई पदार्थ है तो पदार्थ के अंदर देखिए अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आपके आयन भी हो सकते हैं। तो इन सभी के अंदर, ठीक है ना, पदार्थ के अंदर इनकी एक निश्चित संख्या, जिसका वैल्यू होता है 6.02 10 टू द पावर 23, ठीक है, ये मोल कहलाती है। यानी कि इसको क्या कहेंगे हम? इसको बोलते हैं एक मोल। और साथ के साथ इसका एक नया नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रो नंबर भी इसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि ये आपका एवोगैड्रो संख्या है। तो किसी भी पदार्थ में निश्चित कणों की संख्या मोल कहलाती है। और वो मोल कितना होता है? देख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है आपका? 6.02 10 टू द पावर 23, ये आपका मोल कहलाएगा। अब इसके बाद में हमको अगर मोल निकालना होता है किसी भी यौगिक का, पहले देख लीजिए कि हम किस किस के बारे में बात कर सकते हैं और फिर मोल किस किस से जुड़ा होता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले कोई भी यौगिक हो सकता है, आपका तत्व हो सकता है, गैस हो सकती है, गैस के साथ में विलयन यानी कि सॉल्यूशन हो सकता है, और बाद में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब अलग अलग टर्म में, यानी कि यौगिक में अलग डेफिनेशन थोड़ी सी, तत्व में इसी के लगभग सिमिलर है, गैस की कंडीशन में मोल को अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है, विलयन में इसमें भी अलग, ठीक है ना, और इसमें तो आपको पता है इसमें आवेश होता है, तो आवेश के टर्म में मोल को डिफाइन किया गया है। यानी कि समझिए, जो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल को हम लोगों ने 5 सब कैटेगरीज में, इनके छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया है, और इसको हम इसी आधार पे समझेंगे। लेकिन इन सबसे पहले हमको एक छोटी सी चीज और सीखनी होती है, जो आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द अणुभार। अणुभार आप लोगों ने सुना होगा, और अणुभार निकालना जरूरी होता है किसी भी पदार्थ के मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए। चलिए देखते हैं, अब एक एक चीज को समझते हैं। देखो, सबसे पहले इनको छोड़ दीजिए और बात करते हैं अणुभार के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे दे दिया आपको, H2SO4 दिख रहा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कह रहा है कि इसका अणुभार निकालिए। तो अणुभार निकालने से पहले हमको जितने भी इसमें एलिमेंट आते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, या ऑक्सीजन हो गया, तो हमें क्या होता है, इनका परमाणु भार पता होना चाहिए। अगर हमें परमाणु भार पता है तो फिर अणुभार इजीली हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए कैसे। अब हाइड्रोजन इसका 1 होता है, जो नीचे लिखा रहेगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर का 32 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, और जो नीचे लिखा हुआ है 4 है, तो 4 से हो जाता है मल्टीप्लाई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पे 32, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 64, और इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड का परमाणु भार कितना है? 98, या इसको अणुभार बोल दीजिए आप लोग, परमाणु भार किसी एक क्रम में हो जाएगा, ठीक है। तो अणुभार कितना हो गया आपका? 98। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये दे दी जाए आपका H2O, ठीक है, तो H का 1 मल्टीप्लाई बाई 2,
इसका कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा आपका 18, यानी कि H2O का अणुभार कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। और भी अलग अलग आ सकते हैं, जैसे बात करते हैं, मान लीजिए कोई कैल्शियम क्लोराइड ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। अब कैल्शियम का कितना होता है भाई 40, क्लोरीन का 35 5.5 और मल्टीप्लाई बाई 2, इनका करेंगे ये 71 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 40, दोनों का ऐड करेंगे 111। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या निकाल लेना है, अणुभार निकाल लेना है। और जैसे ही अणुभार निकलेगा तो फिर मोलों की संख्या निकालने में हमको कोई डाउट होगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं एक एक के बारे में आपको बताता हूं कैसे इनको डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले अगर मान लो हमको मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या, ठीक है, इसको n मान लीजिए छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सूत्र होता है, अपने सिंपल ऐसे याद रखेंगे आप कि दिया गया भार बटे अणुभार, जितने भी ग्राम में आपको कोई भार दे के रखेगा, ठीक है ना, और अणुभार निकाल के उसको डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद हमें मोलों की संख्या आ जाएगी। जैसे हम लोग इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट ले लेते, जैसे ये दे दिया आपको 49 ग्राम, ठीक है ना, ऐसे दे दिया H2SO4, और बताइए इसमें कितने आपके मोल हो जाएंगे। ये ऐसे कह रहा है 36 ग्राम आपका वाटर है, यानी कि H2 है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, या और बहुत सारे हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे कितना भी ग्राम हो और यहाँ पे उसका अणुसूत्र लिखा हुआ हो, तो हमें बस इतना काम करना है। अब देखिए जैसे पहले इसी का निकाल लेते हैं, इसके हमें मोल निकालने हैं, तो दिया गया भार कितना है भाई 49, और इसका अणुभार कितना होता है H2SO4 का, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको निकाल के दिखाया 98, तो यहाँ पे सिंपल डिवाइड कर लीजिए 1 2, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल कितना आ गया आपका 1/2। इस प्रकार से हमें इसका मोल निकाल लिया, यानी कि मोल कितने आ गए आपके 1/2 या 0.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब इसका निकाल के देखिए, यानी कि इस वाले का क्या होता है सूत्र, दिया गया भार कितना भाई 36 बटे अणुभार, अणुभार कितना होता है H2O का 18, ठीक है। देखिए यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, H का 1 होता है मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था हमने, और O का कितना होता है 16 और 2 18, यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपके 2 आ जाएंगे। आपको बस इसमें क्या करना है, देखिए ये सूत्र है, हमने अपने इस हिसाब से बना लिया है कि दिया गया भार, अब आपके पास यौगिक है तो यहाँ पे यौगिक का भार आएगा, तत्व है तो तत्व का भार आ जाएगा, गैस है तो गैस का भार आ जाएगा, ठीक है ना, और बटे में वही अणुभार ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमको क्या कर लेना है, मोलों की संख्या निकाल लेनी है। बात क्लियर हो गई होगी। इससे पहले एक चीज और इसमें आपको ध्यान रखेंगे, अब देखो ध्यान से, जैसे ये पूछ लिया जाता है कि किसी यौगिक में किसी भी, देखिए एक बार दोबारा से बात करते हैं, क्या क्या था, यौगिक, तत्व, गैस, ठीक है, विलयन और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इन पांचों में से कोई भी अगर है और उससे पूछा है कि यौगिक में अणु, देखो यौगिक में तो अणु होंगे, तत्व में परमाणु होंगे, ठीक है, गैस इसी प्रकार से, क्योंकि गैस भी क्या होती है, गैस यौगिक भी हो सकती है, ठीक है ना, और विलयन ये भी इसी कैटेगरी का आएगा, अलग अलग चीजें मिक्स हो जाएंगी इसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके यही रहेंगे सिंगल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि यौगिक में क्या होते हैं अणु, तो अणुओं की संख्या बताइए कितनी है, अणुओं की संख्या, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके टीजीटी पीजीटी में भी आता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल नंबर ऑफ मोल n निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप वहां पे, किस चीज की मल्टीप्लाई करेंगे, 6.02 10⁻23। देखिए अगर अणु है तो यहाँ पे अणु लिखिए, परमाणु है कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सेम यही रहेगा, मोल और मल्टीप्लाई ये, इलेक्ट्रॉन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोल और ये, ठीक है ना, गैस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मोल, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई हो जाएगी इस चीज की। तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा मोल क्या है, मोल का कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कैसे निकालते हैं। देखिए मोल की डेफिनेशन सिंपल सी यही है कि क्या करना है कि किसी भी पदार्थ के अंदर एक निश्चित कणों की संख्या क्या कहलाएगी, आपकी मोल कहलाएगी, और वो कितनी होती है 6.2 10⁻23। ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ मोल, क्लियर। इसके बाद अगर मोलों की संख्या को हम लोग निकालेंगे कैसे, तो सिंपल सा फंडा है उसका, एक सूत्र ध्यान अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि दिया गया भार बटे अणुभार। अब आपको यौगिक दिया गया है तो यौगिक का भार आ जाएगा, तत्व दिया है तत्व आएगा, गैस है गैस आ जाएगी, क्लियर होगी बात, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा जो डिफरेंट टर्म है वो आपका आ जाता है विलयन को लेके।
अब विलियन में मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें आप मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? नॉर्मल आपको क्या करना है, विलियन में एक शब्द आता है मोलरता, ठीक है, मोलरता निकाल लेंगे और फिर वही नॉर्मल उठा के उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी? विलियन के आयतन की। ये ध्यान रखिए, विलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी क्या में होना चाहिए भाई? लीटर में होना चाहिए। अगर मिलीलीटर में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यौगिक और तत्व दोनों के टर्म में सिर्फ नाम का ही फर्क है, बाकी काम जुका जो है। अब बात थोड़ी सी ना गैस की करते हैं। देखिए गैस के टर्म में मोल क्या कहता है? गैस के टर्म में मोल की डेफिनेशन क्या है? गैस के टर्म में मोल की डेफिनेशन है कि गैस का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर होना चाहिए, ठीक है। आपने एक शब्द सुना होगा NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कितना है? 22.4। तो 22.4 लीटर में जितने भी आपके कण उपस्थित होते हैं, या परमाणु कह लो, अणु कह लो, आयन कह लो, ठीक है, मोटा मोटा सा, तो 22.4 लीटर फिक्स है बिल्कुल। इसमें जितने आपके नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे या मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, उनको हम क्या कह देंगे? सिंपल मोल। यानी कि गैस का अगर एक मोल निकालना है हमको तो उसके लिए फिक्स है कि उसका आयतन कितना होना चाहिए? 22.4 लीटर होना चाहिए। क्लियर होगी भी बात यहां तक? और उसके बाद में थोड़ा सा इसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, क्या होता है। देखिए गैस में एक फिक्स है बिल्कुल कि 22.4 लीटर में जितने आपके कण होंगे या पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? आपका मोल। विलियन में आपको क्या करना पड़ेगा? मोल कैसे निकलेंगे? विलियन के मोल निकालने के लिए आपको मोलरता, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें विलियन का आयतन जो लीटर में होगा। क्लियर? यौगिक सिंपल है, इसको तो बड़ा ही सिंपल है कि दिया गया भार बटे अणुभार, यानी कि इनमें तो आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। गैस में कंडीशन है कि 22.4 लीटर वाली, विलियन में कंडीशन है कि आपको पहले मोलरता निकालनी है। और इसी प्रकार से एक चीज और लास्ट वाली देखेंगे, उसको किस चीज की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टर्म में मोल को कैसे डिफाइन किया गया है? तो ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, इतना होता है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग एवोगैड्रो नंबर की 10⁻23, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटा मोटा सा आएगा 96,500 कूलाम। और आप इस चीज को, इस नंबर को बोलते हैं एक फैराडे, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो एक फैराडे को मोल कहते हैं, या ऐसे कह लिए कि 96,500 कूलाम को एक मोल कहते हैं, ठीक है। और जब उसको आप फिर क्या करना है, जैसे किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, जैसे अणुओं की संख्या निकाली थी, परमाणुओं की संख्या निकाली थी, तो सेम वही कंडीशन है कि आपको क्या कर देना है, उसमें जितने भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसमें क्या करेंगे आप? एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, वो सब आ जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई है? चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपको हम करके दिखाएंगे, बुक में दे रखे हैं, ठीक है, उनको करेंगे अब बुक की सहायता से। देखिए सबसे पहले किसी यौगिक की बात करेंगे, फिर उसके बाद में तत्व की बात करेंगे। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया गया हमें, ध्यान से देखिएगा कि 1.7 ग्राम, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, अमोनिया, ठीक है, क्या दे दिया? अमोनिया में मोलों और अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, क्या करना है? मोलों की और अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए भार तो दिया गया है हमें, W कितना है? 1.7 ग्राम। उसके बाद में NH3 है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका अणु भार निकालना पड़ेगा। निकालते हैं। देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 14। हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना। तो 14 + 3 यानी कितना हो जाएगा आपका? 17। मोलों की संख्या का क्या फॉर्मूला होता है? दिया गया भार, ठीक है ना, बटे अणु भार। अब दिया गया भार कितना है भाई आपको? 1.7, और आपका अणु भार कितना आया भाई? इतना आया है, ठीक है। अगर आप इनको काटेंगे तो काटने के बाद या डिवाइड करने के बाद मोटा मोटा सा, देखिए डेसिमल बस
यानी कि आपका आ जाएगा पाइंट 1। मोलों की संख्या कितनी आ गई? पाइंट 1 नॉर्मल। और उसके बाद में इसमें पूछा है इन्होंने, क्या पूछा था कि अणुओं की संख्या भी बताइए। क्या बताना है भाई आपको? अणुओं की संख्या। अब यौगिक है तो अणु ही आएंगे, अणुओं की संख्या। तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है जितने आपने मोल निकाले उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6.2 10⁻23। तो कितना है आपके मोल? देखिए पाइंट 1 है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 10⁻23। या मोटा मोटा से कहिए कि एक जो डेसिमल है आपको एक जीरो कम कर देगा, 6.02 और 10⁻22 इतनी क्या हो जाएंगे? इसमें अणु हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में आप इस प्रकार से अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। अगर छोटा क्वेश्चन है और भी इससे भी छोटे हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें अणुओं की संख्या निकालनी, डायरेक्ट मोल निकालने हैं, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जितना भी भार दे रखा अणु भार से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल आपके आ जाएंगे। और मोल की संख्या आपको निकालना बहुत जरूरी है, वो आना चाहिए आपको। उसका कारण क्या है कि यहाँ तो काम आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, एक विलियन का टॉपिक आएगा, उसमें आपके राउल्ट के नियम आएंगे और राउल्ट के नियम में हमें मोलर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ से हमें जो मोलर फ्रैक्शन होता है, इनके मोलर प्रभाज होता है, वो निकालना होता है, ठीक है। और राउल्ट का नियम क्या है, एक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अब बात करेंगे देखिए कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, एक नॉर्मल छोटे छोटे से क्वेश्चन है फिलहाल। 46 ग्राम और सोडियम ये दिया है कि इसमें आपको क्या निकालना है? परमाणुओं की संख्या निकालनी है। देखो एक बात का और ध्यान रखना भाई, जो मोल होते हैं ना, मोल, ठीक है, अगर ये मोल है और मोल के स्थान पे कहीं पे आपका ग्राम परमाणु ये शब्द आ जाए लिखा हुआ, तो ग्राम परमाणु का मतलब मोल ही होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए दिया गया भार कितना है? 46, आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं बस। और सोडियम देखो इस बार ये जो एग्जांपल है ना, ये तत्व को लेके है। ये था आपका जिससे पहले हमने किया वो एक यौगिक था, ठीक है ना, अमोनिया एक यौगिक था, और ये क्या है? तत्व। तो बस वही आएगा कि दिया गया भार यानी कि तत्व का दिया गया भार बटे अणु भार। तो भार कितना है आपका? 46 और सोडियम इसका कितना होता है? 11 23 होता है। तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? 23। काटेंगे ना तो नॉर्मल कितना आ जाएगा आपका? 2। ऐसे निकाल लेंगे। और देखते हैं थोड़ा इससे बड़ा भी देखेंगे, थोड़ा अलग टाइप का। देखिए ध्यान से, मैं आपको थोड़ा लिख के देता हूँ। इसमें ऐसे दे रखा है, किसी तत्व के 12.04, ध्यान से देखना भाई, और 10 की पावर कितनी? 23 आपकी। परमाणुओं का भार इस बार सारा ही दे दिया है। परमाणुओं का भार कितना है? 112 ग्राम है, ठीक है भाई। कितना है आपका? 112 ग्राम। और उसके बाद में ये हटा देते हैं थोड़ा। उसके बाद में कहा है उस तत्व का, बोर्ड के लिए तैयार करेंगे इन क्वेश्चन को, उस तत्व का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने डायरेक्ट कितने हैं, देखो भाई सिंपल, ये तो हैं आपके परमाणु। आप ऐसे करेंगे इसका सॉल्यूशन कि 12.04 और 10⁻23 में या परमाणु का भार कितना है? परमाणुओं का भार बराबर कितना है भाई? 112 ग्राम। सेकंड लाइन कितनी दे रखी है इन्होंने? उसके बाद में हमें क्या करना है? सिंपल देखो ध्यान से, हमें अपना एवोगैड्रो नंबर का निकालना है। कितना होता है? 6.02 10⁻23 परमाणुओं का भार। देखिए ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से भाई, ये तो जाएगा आपका 112, मल्टीप्लाई हमेशा एवोगैड्रो नंबर की रहेगी 6.02 10⁻23। और कितना था भाई वो, उससे कर देंगे डिवाइड, यानी कि 12.04 10⁻23। देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इससे पूरा का पूरा 2 बार कैंसिल हो रहा है। कितना आ रहा है आपका? 112/2 और फिर से काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 6। कितना आ गया आपका अणुभार इसमें?
56। हाँ ठीक है, यही है। क्लियर भाई? तो इस प्रकार से आप लोग तत्व या तत्व में परमाणुओं की संख्या इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है ना? और इसी प्रकार से फिर आगे गैस दे रखे हैं, गैस के निकाल लेने हैं आपको, या विलयन निकाल लेना है। तो अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप पहले एक बार ध्यान से सुन लीजिए दोबारा से भी, कि हमने अपने मोल कॉन्सेप्ट को, मोल की जो परिभाषा है उसको हमने 5 भागों में बांट दिया है। मोल की परिभाषा को हम लोगों ने कितने भागों में बांट दिया भाई? 5। ठीक है ना? एक आपका सबसे पहले क्या जाएगा? यौगिक, दूसरे नंबर पे तत्व, तीसरे नंबर पे गैस, चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? विलयन, और 5वें नंबर पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इस वीडियो में हमारा बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि मोल संकल्पना आखिर होती क्या है, मोल कॉन्सेप्ट है क्या। तो मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप किसी मोल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, किस किस चीज के या किस क्रम में, ठीक है ना, जो इन्हीं दे रखे ना, इनके रिगार्डिंग आप डिफाइन करते हैं। तो यौगिक का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, तत्व का मतलब क्या है, यौगिक में क्या आ जाएगा, एक मोल कैसे निकालेंगे आप, कि यौगिक का दिया गया भार बटे अणुभार। क्लियर? यानी कि एक यौगिक में जो अणुओं की संख्या है, ठीक है ना, वो 6.02 10 टू द पावर कितना है, 23 है, तो उसको एक मोल कहेंगे। वो तो एक फिक्स हो गया आपका, ठीक है ना। तत्व में भी बस ऊपर क्या करना है, दिया गया भार बटे अणुभार था ना, इसमें बस यौगिक की जगह क्या आ जाएगा, तत्व। उसके बाद में ये दोनों सिमिलर हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे गैस की बात कर लेते हैं, तो गैस में मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि 22.4 लीटर आयतन में, ध्यान से सुन लीजिएगा, 22.4 लीटर आयतन में जितने भी कण होंगे वो एक मोल है। सिंपल, ठीक है ना। सेम आपका विलयन, पहले मोलरता निकालो और फिर उसमें बाद में जितना, मतलब ये मान के चलिए कि 1 लीटर में, ठीक है ना, 1 लीटर, जो अगर मिली लीटर में कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी मोलरता की, ठीक है ना, वो विलयन के रिगार्डिंग हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मोटा मोटा से ध्यान रखिए कि किसी इलेक्ट्रॉन या किसी प्रोटॉन पर जितना भी आवेश होगा, ठीक है ना, और उसमें हम एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। या यूं कहे कि 1 फैराडे को, या यूं कहें कि 96,500 कूलाम को 1 मोल कहते हैं। आई होप आपकी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए फिर